17 जनवरी 1950 की वह रात बोस्टन में कड़ाके की ठंड थी और हल्का हल्का कोहरा छाया हुआ था। प्रिंस स्ट्रीट पर मौजूद ब्रिंक्स इनकॉर्पोरेट की बिल्डिंग में एम्प्लॉय अपनी शिफ्ट खत्म कर रहे थे। वे बेखबर थे कि कुछ ही मिनटों में अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैती होने वाली है। एक ऐसी डकैती जो सदी की सबसे बड़ी डकैती बनने जा रही थी। शाम के करीब 7:30 बजे थे। ब्रिंक्स की दूसरी मंजिल पर 5 एम्प्लॉय उस दिन के कैश और चेक को तिजोरी में भर रहे थे। तभी अचानक से 7 साये चुपचाप कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे होलोविन मास्क से ढके हुए थे। उनमें से कुछ ने कैप्टन मार्वेल का मुखौटा पहना हुआ था। उन्होंने नेवी ब्लू रंग के कोट और दस्ताने और साथ ही रबर के सोल वाले जूते पहने थे ताकि उनके कदमों की आहट सुनाई ना दे। एक लुटेरे ने कड़क आवाज में कहा कि सब जमीन पर लेट जाओ, कोई चालाकी नहीं करेगा। वहां मौजूद पांचों एम्प्लॉय को बंदूक की नोक पर जमीन पर उल्टा लेटने के लिए मजबूर किया गया। उनके हाथ पीछे की ओर बांध दिए गए और उनके मुंह पर टेप लगा दी गई। यह सब कुछ इतनी तेजी और सटीकता से हुआ जैसे उन्होंने महीनों तक इसकी प्लानिंग की हो। लुटेरों ने बिना वक्त बर्बाद किए तिजोरी से पैसों को बोरे में भरना शुरू कर दिया। कैश, चेक और दूसरे कीमती डॉक्यूमेंट को ऐसे बोरे में भर रहे थे जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि कैश और बाकी कीमती सामान कहाँ रखा जाता है। तभी एक बजर बजा और लुटेरे चौंक गए और उन्होंने एक एम्प्लॉय के मुंह से टेप हटाया और उस एम्प्लॉय ने बताया कि पार्किंग गैरेज का एक एम्प्लॉय कैश से भरे बैग को देने के लिए अंदर आना चाहता है। वो लुटेरे दरवाजे की तरफ बढ़े, लेकिन गैरेज एम्प्लॉय को चोरी के बारे में कुछ पता नहीं था और वो वहीं से वापस लौट गया। लुटेरों ने उनका पीछा नहीं किया क्योंकि उनके पास अब और वक्त भी नहीं था। महज 20 मिनट के अंदर वे लुटेरे $1.2 मिलियन से अधिक कैश, $1.5 मिलियन के चेक और दूसरे डॉक्यूमेंट लेकर तेजी से वहां से बाहर आ गए। वहीं बाहर खड़े ट्रक में सारा लूट का सामान रखा और वहां से तुरंत फरार हो गए। लुटेरों ने उस वक्त अमेरिका में हुई सबसे बड़ी और सनसनीखेज डकैती को अंजाम दिया था। जैसे तैसे कर बैंक के एम्प्लॉय ने खुद को छुड़ाया और तुरंत पुलिस को कॉल किया। पर जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक लुटेरे वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस और एफबीआई ने तुरंत बैंक की जांच शुरू की, लेकिन उनके पास सुराग बहुत कम थे। लुटेरे इतने शातिर थे, उन्होंने कोई भी उंगलियों के निशान नहीं छोड़े थे। वहीं ब्रिंक्स के एम्प्लॉय के बयान भी अलग अलग थे। किसी ने 5 लुटेरे देखे तो किसी ने 7। पूरे अमेरिका में सनसनी फैल गई। ब्रिंक्स कंपनी ने लुटेरों को पकड़वाने के लिए $1 लाख का इनाम तक घोषित कर दिया। वहीं एफबीआई को अपने इन्फॉर्मर से कई तरह की टिप्स मिलने लगी। कोई कहता है कि पैसे नदी में छुपाए गए हैं, तो कोई कहता है कि वे अपराधी किसी जेल में बंद है और उन्होंने जेल में से ही इस कारनामे को अंजाम दिया है। एफबीआई ने हर सुराग की जांच की, लेकिन सब बेकार रहा। एफबीआई और पुलिस के हाथ कुछ भी ऐसा नहीं लगा जिससे वो इस केस को सोल्व कर पाए। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लुटेरों ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा था। पर ऐसा तो क्या हुआ कि सब के सब पकड़े गए और जब पुलिस ने इनकी प्लानिंग सुनी तो वो भी दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्टोरी में। यह डकैती कोई इत्तेफाक नहीं थी। यह एक सोची समझी साजिश थी जिसे महीनों की रेकी और प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया था। इस प्लानिंग के पीछे थे दो शातिर और पुराने अपराधी जिनके नाम थे एंथनी पिनो और जोसेफ मैकगिनीज। एंथनी पिनो वह एक प्रोफेशनल की तरह काम करता था। वह शराब नहीं पीता था और ना ही जुआ खेलता था और उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर होता था और उसे दुनिया के सबसे जटिल तालों की समझ थी। वह तालों को खोलकर उसकी बनावट समझ लेता था और उसकी चाबी बनाने में भी माहिर था। इसीलिए पिनो को अंडरवर्ल्ड की दुनिया में द केसमैन के नाम से जाना जाता था, जो कि किसी भी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को परखने में काफी माहिर था। पिनो ने बचपन से ही छोटी मोटी चोरियां की थी और उसका पुलिस रिकॉर्ड भी काफी खराब था। उसके नाम कई छोटे मोटे अपराध दर्ज थे। पिनो एक अमेरिकी नागरिक नहीं था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इतना बढ़ गया था कि सरकार उसे वापस इटली भेजने की तैयारी में थी। इसी बीच पिनो ने सोचा कि अगर उसके पास पैसा हो तो वो वकीलों की एक टीम खड़ी कर सकता है और वो सिस्टम को खरीद लेगा और वो अपनी नागरिकता बचा लेगा। वहीं जोसेफ मैकगिनिस, जिसे बिली मैकगिनिस के नाम से भी जाना जाता है,
वो एक पिनो का भरोसेमंद साथी था। बिली मैकगिनिस भी एक जाना माना अपराधी था। वे दोनों बचपन के दोस्त थे। वहीं मैकगिनिस को बिजली के तार, अलार्म सिस्टम और उस समय की सबसे आधुनिक तिजोरियों की गहरी समझ थी। पिनो के पास विजन था, लेकिन उस विजन को जमीन पर उतारने के लिए मैकगिनिस के साथ साथ उसे दूसरे भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। इसीलिए इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा गिरोह तैयार किया जिसमें हर कोई अपने अपने काम में माहिर था। पिनो ने ब्रिंक्स को लूटने का मन बना लिया था, इसलिए पिनो और मैकगिनिस अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाया करते जो ब्रिंक्स के सामने था। उस वक्त साल था 1947। शुरू में पिनो का प्लान था कि ब्रिंक्स के अंदर कैश लाने और ले जाने वाले ट्रक्स को निशाना बनाया जाए। ब्रिंक्स उस वक्त बोस्टन के फेडरल स्ट्रीट पर मौजूद था और पिनो ने इसी इलाके को ध्यान में रखकर प्लान बनाया था। पर दिसंबर 1948 में ब्रिंक्स ने अपना बिल्डिंग बदल लिया और वे प्रिंस स्ट्रीट पर अपने नए बिल्डिंग और एक नई सिक्योरिटी के साथ वहीं शिफ्ट हो गई, जिससे पिनो का ट्रक लूटने का प्लान फेल हो चुका था। पिनो और मैकगिनिस ने एक और नए प्लान पर काम शुरू किया, लेकिन अब इस प्लान के लिए उन्हें जरूरत थी एक ऐसी टीम की जो हर जगह नजर रख सके। इसी तरह गैंग का तीसरा मेंबर बना जोसेफ ओकिक। ओकिक और पिनो की मुलाकात जेल की सलाखों के पीछे हुई थी। पिनो को एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो निडर हो और दबाव में ना टूटे। कुछ ही दिनों बाद पिनो की ओकिक से बात हुई और पिनो ने ओकिक को इस प्लान में शामिल होने को कहा और ओकिक ने भी अपने और भरोसेमंद साथी स्टैनली गुसियोरा को भी अपने साथ शामिल कर लिया। ये दोनों कोई आम अपराधी नहीं थे, ये दोनों काफी मंजे हुए खिलाड़ी थे। दोनों ने इससे पहले कई छोटी मोटी चोरियां की थी और दोनों अब पैरोल पर बाहर थे। पांचवा और छठा मेंबर था टोनी कोस्टा और विंसेंट कोस्टा। ये दोनों सगे भाई थे और पिनो के बचपन के दोस्त भी थे। ये दोनों के पास एक ऐसा हुनर था जिसे पिनो की सख्त जरूरत थी। ये दोनों घंटों या दिनों तक किसी एक जगह पर बैठकर जासूसी करने में काफी माहिर थे। अब गैंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। वहीं पिनो ने सबको अपना अपना काम बांट दिया। पिनो ने प्रिंस स्ट्रीट और कॉमर्शियल स्ट्रीट के कोने पर एक बिल्डिंग में कमरा किराए पर लिया। वह घंटों दूरबीन लगाकर खिड़की से देखता कि गार्ड किस वक्त चाय पीने जाते हैं, किस वक्त ट्रक अंदर आते हैं और कौन सा दरवाजा सबसे कमजोर है। उसने पूरे 2 साल तक यह टाइम टेबल बनाया था। ओकिक और गुसियोरा का काम था जमीनी हकीकत को चेक करना। वह अक्सर आम नागरिक बनकर ब्रिंक्स की बिल्डिंग के पास टहलते और वो ये देखते अंदर से आने वाले अलार्म और दरवाजों की खुलने की आवाज कितनी तेज सुनाई देती है। वहीं पुलिस जब वहां रुकती है तो उन्हें अंदर क्या क्या दिखाई देता है। पिनो के साथ मिलकर उसने उन रास्तों का नक्शा बनाया जहां डकैती के बाद उन्हें भागना था। वहीं कोस्टा ने ब्रिंक्स के पास एक अखबार की दुकान के पास खड़े होकर घंटों जासूसी की। वह आम आदमी बनकर पुलिस की गाड़ियों का समय नोट करता। पिनो और कोस्टा की ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त थी कि वे बिना बोले सिर्फ आंखों के इशारों से समझ लेते थे कि खतरा है या रास्ता साफ है। कोस्टा का छोटा भाई भागने वाले हर रास्तों पर निगरानी कर रहा था। यह सब पूरे दिन जो भी देखते, ये रात को किसी बार या कैफे में मिलते और पिनो और मैकगिनिस के साथ ये सारी बातें शेयर करते। नेग ने नोट किया कि शाम 7 बजे के बाद अंदर की सिक्योरिटी काफी कमजोर हो जाती थी। गार्ड बारी बारी से नहीं पर एक साथ ब्रेक लेते थे और उसमें से सबसे ज्यादातर अपनी अपनी शिफ्ट खत्म कर चले जाते थे। 7 बजे के बाद ज्यादातर गार्ड अपनी अपनी जगह पर नहीं होते थे। पिनो ने ठीक वही समय चुना जब सबसे कम गार्ड अपनी पोस्ट पर तैनात थे। उन्हें पता था कि कौन सा गार्ड कौन से मिनट पर खड़ा होगा और क्या करेगा। वहीं ब्रिंक्स के पिछले दरवाजे पर 7:30 बजे के बाद गार्ड्स कम होने की वजह से वहां ताला लगा दिया जाता था, पर वो ताला भी काफी पुराना हो चुका था। साथ ही वहां पर अलार्म सिस्टम सिर्फ दरवाजों पर था। खिड़कियां और अंदर के गलियारों में कोई सेंसर नहीं थे। यदि एक बार दरवाजा खुलने के बाद वे अंदर घुस गए तो वो आसानी से कहीं भी घूम सकते थे। वहीं कोस्टा ने पुलिस की गाड़ियों के आने और जाने की टाइमिंग नोट कर ली। उस सड़क से हर 45 मिनट में कोई ना कोई पुलिस की गाड़ी गुजरती और इसीलिए उन्होंने डकैती के लिए सिर्फ 20 मिनट का ही विंडो चुना, यानी कि पुलिस के जाने के 5 मिनट के बाद अंदर घुसेंगे और पुलिस के आने से 20 मिनट पहले ही बाहर निकल जाएंगे। पिनो ने नोट किया कि रात के समय पिछले दरवाजे पर कोई गश्त नहीं होती
और इसी का फायदा उठाकर वहां पर मौजूद ताले को परखा। वो ताला पुराना एक लॉक सिलेंडर था जिस सिलेंडर को आसानी से निकाला जा सकता है। पिनो ने वही किया, उस लॉक के सिलेंडर को निकाल लिया। वो एक चाबी बनाने वाले को ढूंढने लगा, पर उस वक्त रात काफी हो चुकी थी, इसलिए कोई भी चाबी बनाने वाला उसे नहीं मिला और उसे मजबूरी में वापस वो सिलेंडर वहीं लगाना पड़ा। अगले दिन पिनो ने एक चाबी बनाने वाले को देर रात तक रुकने के लिए मना लिया और वह फिर उस लॉक सिलेंडर को वापस लेके गया और उस चाबी वाले ने महज 30 मिनट के अंदर उसकी डुप्लीकेट चाबी बना दी। पिनो ने उसी रात वापस लॉक सिलेंडर को अपनी सही जगह पर लगा दिया। वहीं दूसरी रात कोस्टस ब्रिंक्स के सामने की छत से निगरानी रख रहा था। वहीं पिनो खिड़की से नजर रखे हुए था और इसी के साथ ओकी और गुसियारो डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंदर एक और दरवाजा था जिस पर सेम लॉक सिलेंडर वाला ही ताला लगा था। उसने वह लॉक सिलेंडर निकाल लिया और पिनो को दिया। महज 1 घंटे के अंदर उसकी भी एक डुप्लीकेट चाबी बनाकर वहां वापस उस लॉक सिलेंडर को लगा दिया गया। पर वहीं ओकिक ने एक और बात नोट की कि नॉर्मल जूते पहनकर चलने पर जूतों की तेज आवाज आ रही है, इसलिए उन्होंने रबर के जूते या सिर्फ मोजे पहनना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है, पिनो और उसकी टीम ने यह काम एक बार नहीं बल्कि कई महीनों तक किया। लगभग 7 अलग अलग लॉक सिलेंडर को निकालकर उनकी चाबियां बनवाई। वहीं ओकिक और गुसियोरा कई बार वोल्ट तक जाने वाले रास्तों को देखते और वो वापस आ जाते बिना किसी की नजर में आए। पिनो ने पहले से ही एक ट्रक ड्राइवर बेनफील्ड को एक ट्रक चुराने के लिए कह दिया था और उसने एक ग्रीन कलर का फोर्ड का F5 ट्रक चुरा लिया। और यही ट्रक चुराने का कारण था कि उस समय बोस्टन की गलियों में यह ट्रक बहुत आम थे और इसीलिए इसे देखकर किसी को शक नहीं होता कि इसमें लुटेरे हो सकते हैं। बेनफील्ड ने ट्रक की नंबर प्लेट बदल दी, पीछे के हिस्से को तिरपाल से ढक दिया ताकि अंदर क्या है कोई देख न सके। पिनो ने अपनी टीम को सीधे चोरी के लिए नहीं भेजा। उन्होंने 1948 से 1950 तक इसकी तैयारी की थी। वे रात को ताले खोलकर अंदर घुसते बस यह देखने के लिए कि वह कितनी जल्दी और कितनी खामोशी से अंदर जा सकते हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक पिनो की टीम ने असली चोरी से पहले कम से कम 25 से 30 बार ब्रिंक्स के बिल्डिंग के अंदर घुसने की प्रैक्टिस की थी। कई बार वे अंदर गए, ऑफिस में घूमे, तिजोरियों को देखा और बिना एक भी डॉलर छुए वहां से बाहर आ गए। यह सिर्फ एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए था। वे हर बार अलग अलग समय पर अंदर जाते ताकि गार्ड की शिफ्ट और उनके चलने की पैटर्न को समझ सके। उन्होंने बिल्डिंग के अंदर हर कोने, हर सीढ़ी, हर अलार्म सिस्टम का नक्शा अपने दिमाग में बिठा लिया था। वहीं ड्राइवर बेनफील्ड ने भागने वाले रास्तों पर दर्जनों बार ट्रक चलाया था ताकि उसे पता हो कि कौन से मोड़ पर कितनी स्पीड रखनी है और कहाँ ट्रैफिक कम मिलेगा। वहीं मंगलवार की रात 17 जनवरी को ब्रिंक्स के पास सबसे ज्यादा कैश होता था क्योंकि अगले दिन कंपनियों की पेरोल सैलरी जानी होती थी। उस वक्त ज्यादातर कंपनी अपनी सैलरी बुधवार को करती थी। उन्होंने करोड़ों डॉलर लूटने के लिए वही खास दिन चुना जब तिजोरी अपने भारी वक्त में थी। अब वो दिन आ चुका था। पिनो ने फाइनल प्लान बनाया। पिनो यह पूरी डकैती का मास्टरमाइंड था और लीडर था। वह टीम को अंदर गाइड करेगा। वहीं ओकिक और गुसियोरा ये दोनों गन ले सबसे आगे रहेंगे। हेनरी बेकर इसका मेन काम था बैंक के एम्प्लॉय को काबू में रखना और उन्हें रस्सी से बांधना। तो माइकल विंसेंट गिगन वहीं उसका काम था तिजोरी से कैश को निकालना और उसे बोरियों में भरना। थॉमस रिचर्डसन और जेम्स पार्टी ये दोनों को काम था उन कैश से भरे बैग को ट्रक तक ले जाना और उसमें लोड करना। बैंक के बाहर ड्राइवर बेनफील्ड इसका मेन काम था हर हाल में ट्रक को चालू रखना ताकि वे तुरंत भाग सके। वहीं विंसेंट कोस्टा यह पास की छत पर टॉर्च लेकर तैनात था और निगरानी कर रहा था। वहीं अडोल्फ मैफी इसका काम था भागने वाले रास्ते पर नजर रखना। वहीं मैकगिनिस यह डकैती के समय अपनी शराब की दुकान पर था ताकि पुलिस को यह दिखा सके कि उस वक्त मैं अपने दुकान पर था और लूट के बाद पैसों को छुपाने और नोटों को पुराना दिखाने का काम इसका था। 17 दिसंबर 1950 ठीक 7:30 बजे वे लोग बैंक में घुसे और सीधा वॉल्ट में पहुंच गए। वहां मौजूद 500 लोगों को बंदूक की नोक पर बंदी बना लिया और करीब 12 लाख डॉलर कैश और 15 लाख डॉलर से भी अधिक की रकम के चेक और मनी ऑर्डर्स लेकर कुल 27 लाख की लूट की। अगर आज के हिसाब से इसकी वैल्यू को देखें तो यह करीब 35 मिलियन
जो कि भारतीय रुपयों में 290 करोड़ से भी ज्यादा बनती है। गैंग ने खुद के हथियारों मिस्टिक रिवर और चार्ल्स रिवर पास के इलाकों में फेंक दिया। कुछ रिवॉल्वर को बोस्टन के पास नालों में फेंक दिया। गैंग ने वोल्ट में पड़ी 2 रिवॉल्वर उठा ली ताकि यदि कोई पीछा करे तो उनके पास हथियार ना हो। वही 2 रिवॉल्वर 19 दिन बाद एक मछुआरे को मिली और उसने पुलिस को रिपोर्ट की। जब ये रिवॉल्वर की जांच हुई, यह ब्रिंक से उठाई गई वही रिवॉल्वर थी। लोकल पुलिस और एफबीआई ने मिस्टिक रिवर और चार्ल्स रिवर के आसपास खोजबीन की, पर उन्हें कोई दूसरे हथियार नहीं मिले। इसी तरह करीब 3 महीने बीत गए। एफबीआई और पुलिस हर तरह से नाकाम हो रही थी। वहीं ब्रिंक्स ने $1 लाख का इनाम रखा। इसके बावजूद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। चोरी के 5 दिन बाद ही पुलिस ने पिनो और मैकगिनीज से इस चोरी के बारे में पूछताछ की थी, क्योंकि यह उस वक्त के जाने माने अपराधी थे। पर दोनों ने चालाकी से उस दिन कहीं और होने का सबूत दे दिया और उनके पास गवाह भी थे। वहीं एफबीआई ने उस वक्त के सभी जाने माने चोर और लुटेरों से भी पूछताछ की, पर उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। 4 मार्च 1950 वो हरे रंग का फोर्ड ट्रक, जिसका इस्तेमाल डकैती के दौरान कैश ले जाने के लिए किया गया था, बोस्टन के पास शॉटन के इलाके में मिला। लुटेरों ने सबूत मिटाने के लिए ट्रक के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। उन्होंने वेल्डिंग टॉर्च का इस्तेमाल करके ट्रक के इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था कि उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो गया था। ट्रक के कटे हुए हिस्सों को बड़े बड़े जूट के बोरों में भरकर फेंका गया था। पुलिस ने ट्रक के इंजन नंबर और कुछ खास हिस्से मिले, जिससे यह कंफर्म हो गया यह वही ट्रक था जो डकैती की रात ब्रिंक्स डिपो के पास देखा गया था। और इसी के साथ पुलिस को यह यकीन हो गया था कि लुटेरे इसी शहर में है। अब पुलिस के पास एक एरिया भी था, शॉटन। वहीं लुटेरे ने गलती कर दी, क्योंकि शॉटन में ओकिक और गुसियोरो रहते थे और वो इस एरिया के जाने माने अपराधी थे। इसीलिए पुलिस ने तुरंत इन दोनों से पूछताछ की। ये दोनों ने भी किसी और जगह पर होने के सबूत पहले ही बना रखे थे, इसलिए पुलिस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। पर पुलिस को अब इन दोनों पर शक हो चुका था और पुलिस ने इन दोनों पर नजर रखना शुरू कर दिया। 2 जून 1950 को ओकिक और गुसियोरा मिसौरी जाने के लिए अपनी कार लेके निकले। दोनों ने रास्ते में कई छोटी मोटी लूट की। 12 जून को उन्हें पेंसिल्वेनिया पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास लूटे हुए कपड़े और गन थी। इसलिए दोनों को हथियारबंद लूट के आरोप में 3-3 साल की सजा हुई। इसी बीच दोनों को छुड़ाने के लिए पिनो ने कई तरह की कोशिश की, जिससे पिनो भी पुलिस की नजर में आ चुका था। साथ ही पिनो और मैकगिनीज के बारे में अंडरवर्ल्ड में अफवाह फैलने लगी थी। ये दोनों ही ब्रिंक्स के मास्टरमाइंड है और यह अफवाह एफबीआई तक भी पहुंच चुकी थी और एफबीआई ने अब पिनो और मैकगिनीज के ऊपर निगरानी रखनी शुरू कर दी। वहीं पिनो 12 जनवरी 1953 को अपनी नागरिकता का केस जीत जाता है और उसे अब वापस इटली नहीं भेजा जाएगा और वो अब अमेरिकन नागरिक बन चुका था। पिनो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था। उसने अपने ज्यादातर पैसे इसी में लगा दिए थे और अब उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। और दूसरी ओर ओकिक और गुसियारो भी जेल से बाहर आने के लिए पैसे चाहिए थे, पर अब पिनो के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि पिनो ने अपने सारे पैसे अपनी नागरिकता बचाने के लिए खर्च कर दिए। वहीं ओकिक को लगने लगा कि पिनो ने हमारे साथ धोखा किया है और उसने सारे पैसे हड़प लिए हैं। ओकिक ने कई बार अपना हिस्सा मांगा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। उसके पास मौजूद पैसों में से उसने $17,000 की जमानत भरी और जेल से बाहर आ गया। गुसियरो को जेल में ही रहना पड़ा, क्योंकि अब और जमानत के पैसे नहीं बचे थे। ओकिक जेल से बाहर आने के बाद उसने पिनो और मैकगिनीज से कई बार रिक्वेस्ट की, पर फिर भी उसे एक भी पैसा नहीं मिला। पिनो और मैकगिनीज से पैसा निकलवाने के लिए ओकिक ने 18 मई को विंसेंट कोस्टा को किडनैप कर लिया और उसके बदले में हजारों डॉलर की फिरौती मांगी। मैकगिनीज और पिनो ने ओकिक को फिरौती की रकम दी और बात वहीं खत्म हो जाती, पर पिनो को ओकिक से अब खतरा लगने लगा था। इसीलिए 5 जून को पिनो ने ओकिक पर हमला करवाया और उस हमले में ओकिक बच जाता है। 14 जून को दूसरा हमला करवाया और इसमें भी ओकिक बच जाता है। 16 जून को तीसरा हमला करवाया और इसमें भी ओकिक बच गया। और अब ओकिक जान चुका था कि उसकी जान किसी भी दिन जा सकती है, इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो गया और इसी तरह छुपते छुपते ओकिक पुलिस के हाथ लग गया और पुलिस ने ओकिक को गिरफ्तार कर लिया। ओकिक को उसी जेल में डाल दिया जहां गुसियोरो अपनी सजा काट रहा था। वहीं ओकिक पिनो से अभी भी पैसों की मांग कर रहा था। वो अपना और गुसियोरा का हिस्सा मांग रहा था,
पर पीनो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं कुछ दिनों बाद 9 जुलाई को गुसियोरा की बीमारी के चलते जेल में ही मौत हो जाती है और इससे ओकिक टूट गया। वो अब तक गुसियोरा की वजह से ही अपना मुंह बंद रखे हुए था। साथ ही FBI और पुलिस ने ओकिक के खिलाफ उनके पुराने अपराध के चलते कई सारे सबूत जुटा लिए थे और अब उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीतने वाली थी। वहीं ओकिक समझ चुका था कि मैं अब अपनी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताऊंगा, जबकि गैंग के दूसरे लोग बाहर अय्याशी से मजे करेंगे। आखिर ओकिक ने जनवरी 1956 में इस डकैती के केस की फाइल बंद होने वाली थी। बस 5 दिन बचे थे, तभी ओकिक ने सच बोलने का फैसला किया। उसने FBI के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। उसने बताया कि मास्टरमाइंड कौन था और उनके साथ कौन कौन शामिल थे और उस रात की एक एक बारीकियां पुलिस को बता दी। पुलिस ने ज्यूरी बिठाई और सारे सबूत पेश किए। जूरी ने अगले महीने की डेट दी और इसी के बीच में FBI और पुलिस ने ओकिक ने बताए हुए ठिकानों पर रेड की। लूटे हुए थोड़े बहुत पैसे मिलने लगे। लूट की रात सभी 11 लोगों को 20-20 हजार डॉलर कैश दिए गए थे और बाकी हिस्सा मामला शांत होने के बाद मिलने वाला था। और बसे 9,80,000 कैश और 1.5 मिलियन चेक और मनी ऑर्डर का आज तक कोई पता नहीं चल पाया और पुलिस महज $57,000 ही रिकवर कर पाई। 6 अक्टूबर 1956 की सुबह ज्यूरी ने अपना फैसला सुनाया। 11 में से 8 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। वहीं 2 लोग पहले ही बीमारी के चलते मर गए थे। ओकिक ने FBI के सामने सच कबूला था और FBI को केस सोल्व करने में मदद की थी, इसीलिए केवल 4 साल की सजा मिली और उसी में भी उसके अच्छे बर्ताव और उसके सहयोग करने की वजह से उसे जल्द ही रिहा कर दिया। उसके साथ साथ वो अपने नाम बदलकर कहीं गायब हो गया। आज तक ओकिक का कोई पता नहीं चल पाया है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।